ओके, स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि किसी भी चीज को हम सिस्टम क्यों कहते हैं। क्या पढ़ना हमें? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, देखो, अगर हम बायोलॉजी में बात करें तो बायोलॉजी की सिचुएशन में जिस किसी भी प्रक्रिया में बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो उन्हें हम एक सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टम। डाइजेस्टिव का मतलब क्या है? पाचन। पाचन और सिस्टम मतलब तंत्र। तंत्र, तंत्र। यानी इस डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, है ना। तो पहले वो समझते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट है इसमें। चलो मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाता हूँ जो आपके मेंस या कोई रिटन एग्जाम होगा तो उसमें बहुत ही हेल्प करेगा अगर ये स्ट्रक्चर आप बनाना सीख जाओगे तो। ठीक है, तो कहाँ से शुरू होगा और क्या क्या रहेगा? तो देखो, पहले होता है मुंह, माउथ से शुरू होता है। फिर आता है ओसोफेगस, मैं अभी सबका नाम लिख दूंगा, टेंशन नहीं। उसके बाद आएगा पेट। पेट के बाद आएगी छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत। छोटी आंत के बाद आएगी बड़ी आंत। मैं भी बना रहा हूँ। ये बड़ी आंत। ठीक है, अब देखो इसमें हमें नाम क्या क्या याद रखना है। जो पहली सिस्टम इन्वॉल्व है उसे हम कहते हैं माउथ। माउथ, पाचन की प्रक्रिया हमारे मुंह से शुरू होती है। उसके बाद आता है ये ओसोफेगस, जिसको हम नली कहते हैं। एसोफेगस, एसोफेगस, एसोफेगस। ये क्या है? ये हमारा स्टमक। स्टमक। उसके बाद ये क्या है? ये है छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। ये व्हाइट वाला क्या है? ये है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद यहाँ पर खाना आके जब लास्ट में खाना पच वगैरह जाता है सब कुछ, तो यहाँ पर लास्ट में वेस्ट मटेरियल आके स्टोर होता है, उसे हम कहते हैं रेक्टम। रेक्टम। और बाद में सुबह सुबह आप लोग उसे निकाल देते हो, इसे कहते हैं एनस। अब देखो, इसमें कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर पेनक्रियाज भी आते हैं इसमें और लीवर का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो देखो, लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, इसको हम पढ़ेंगे इसी डाइजेस्टिव सिस्टम के दौरान। लेकिन लीवर एक ग्लैंड है, तो हम लीवर को अच्छे से ग्लैंड के चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम में यानी पाचन तंत्र में हमें मुंह, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, इन सब चीजों के बारे में याद रखना है। ठीक है, अच्छा देखो, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का ये छोटा सा हिस्सा निकला रहता है, उसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स। ऑपरेशन सुना होगा ना कि बहुत लोगों का अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है। हाँ, ठीक है। तो पहले ये स्ट्रक्चर समझ में आया। हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या इन्वॉल्व है? मुंह, याद याद करते चलो। माउथ, मुंह, एसोफेगस, ग्रास नली, स्टमक यानी पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, रेक्टम, एनस। रेक्टम और एनस। रेक्टम और एनस। देखो, रेक्टम एनस तो किसका पार्ट है? ये सारे के सारे लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। अगर याद रखना है तो तुम्हें क्या याद रखना है? माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है,
माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर हुआ? ओके, ये डायग्राम बन जाएगा, बनाने आ जाएगा कि नहीं? देखो मैं फिर से एक बार बना के बता देता हूँ। ऐसे पहले मुंह बनाना, माउथ, फिर उसके बाद ग्रास नली, ठीक है, उसके बाद पेट, पेट, पेट के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत बनाना, बड़ी आंत, बड़ी आंत बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, सिर्फ ऐसे ऐसे कर दो, बड़ी आंत। बस इतना सिस्टम तुम्हें बनाना है डाइजेस्टिव के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम में एक नंबर क्या हो जाएगा? माउथ, 2 नंबर एसोफेगस, 3 नंबर स्टमक, 4 नंबर स्मॉल इंटेस्टाइन और 5 नंबर लार्ज इंटेस्टाइन। 5 नंबर लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर है? ओके, अब हम शुरू करेंगे कि हमारा जो पाचन तंत्र है वो कहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले स्टार्ट होता है ये मुंह से, तो हमें मुंह के अंदर देखना होगा। अगर मैं दिखाना चाहूँ, देखो ये दिखा दूं, देखो ये है माउथ, माउथ, माउथ के बाद ये एसोफेगस नली, उसके बाद ये स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, बस इतना चीज याद रखना। मैंने बताया पैनक्रियाज भी होता है, उसके बाद लिवर भी होता है, तो हम पैनक्रियाज लिवर की चर्चा करेंगे इसमें, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें वहां अभी इतना डिटेल से नहीं पढ़ना है। तो ये बताया था मैंने, इसको अपेंडिक्स कहते हैं। यहाँ पर ये एनस होता है, रेक्टम होता है, बट ये एनस और रेक्टम किसके पार्ट है? ये लार्ज इंटेस्टाइन के ही पार्ट है। क्लियर है? ओके, अब देखो जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र, तो ये शुरू कहाँ से हो रहा है? ये मुंह से शुरू हो रहा है। और अगर कोई पूछेगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है या डाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो हम कोई भी चीज खाते हैं तो पहले उसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, मुंह के जरिए, मतलब हाथ से छोटा टुकड़ा तोड़ते हैं, मुंह में डालते हैं, उसे कूचते हैं, चबाते हैं और उसके बाद अंदर निगलते हैं। यानी एक रोटी है, मान लो रोटी, रोटी एक क्या है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ना, बड़ा टुकड़ा है, उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, उसके बाद एक एक बाइट खाएंगे और ये हमारे मुंह में जाएगा, मुंह में लार इसमें मिक्स होगा, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, वहां पर बहुत सारे जूसेस निकलेंगे, गैस्ट्रिक जूस, जो उसे और क्या करेंगे, उसे और कूट काट के और छोटा छोटा करेंगे और उसमें से जूस एक्सट्रैक्ट करेंगे जो भी शरीर को रिक्वायर्ड रहेगी। तो हम कह सकते हैं किसी कॉम्प्लेक्स मटेरियल को जूस में कन्वर्ट कर देना डाइजेशन कहलाता है। तो डाइजेशन क्या कहलाएगा? कन्वर्जन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू जूस, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू जूस कॉल्ड डाइजेशन, यानी पाचन, पाचन, पाचन। ठीक है, अच्छा, अगर कोई पूछेगा कि ये जो डाइजेशन है उसमें कौन सा प्रोसेस होता है, केमिकल प्रोसेस होता है या फिजिकल प्रोसेस होता है, तो हम देखते हैं कि जब हम खाने को मुंह में रखते हैं तो पहले हम उसे तोड़ते हैं। फिजिकल मतलब किसी चीज को तोड़ना, काट छाट करना, तो दांतों से हम उसे चबाते हैं, चबा करके उसे छोटा छोटा करते हैं, तो हमारा फिजिकल हो गया। उसके बाद हमारे मुंह में निकलती है लार, फिर हमारे इंटेस्टाइन में निकलते हैं बहुत सारे एंजाइम्स, है ना, ये सारे के सारे क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड निकलते हैं जो उसे और गलाते हैं, ये सारे के सारे हैं केमिकल। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में फिजियोकेमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है? फिजियोकेमिकल। ठीक है, फिजियोकेमिकल यानी फिजिकल और केमिकल, फिजिकल प्लस
केमिकल, दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। समझ में आया? दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। ओके, अब कोई पूछेगा कि डाइजेशन सिस्टम में जो हमारा पाचन है वो शुरू कहाँ से होता है? तो शुरू होता है हमारे मुंह से, माउथ। और बायोलॉजी में किसी खाली जगह को हम कैविटी कहते हैं। बायोलॉजी में खाली जगह को क्या कहते हैं? कैविटी, है ना, कैविटी। जैसे जब हम बोन्स पढ़ रहे थे तो बोन्स में भी हमने देखा था जहां पर हड्डियां जा करके जुड़ जाती हैं उसे हम क्या कहते थे? कैविटी कहते थे। जैसे हमारे पटेला और फीमर, टिबिया वगैरह जहां पर ज्वाइंट थे उसे हम कहते थे साइनोवियल कैविटी। इसी तरीके से हमारे मुंह को कहा जाता है बक्कल कैविटी। बक्कल, क्या कहा जाता है मुंह को? बक्कल कैविटी। मैं यहां लिख दूं, मुंह को कहा जाता है बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। तो अगर कोई पूछेगा कि भाई बताओ डाइजेशन की शुरुआत किस कैविटी से होती है? तो बक्कल कैविटी से होती है। बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी मतलब सीधा सीधा मुंह से होती है। समझ में आया? मुंह से होती है। अब हमें इसी मुंह में दो चीजों के बारे में पढ़ना है। एक तो जो खाने को काट छाट करके छोटा करता है, हमारे दांत, टीथ, है। और दूसरा दूसरा जो ग्लैंड सलाइवा जनरेट करती हैं, हमारे मुंह के अंदर सलाइवा बनाती है जो उसे चिपचिपा बनाती है, वो स्लाइवरी ग्लैंड। तो हमें मुंह में टीथ और स्लाइवरी ग्लैंड, इन दोनों के बारे में पढ़ना है। समझ में आ गया? तो बताओ डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो कितनी चीजों से मिलकर बना है? तो भाई मुंह है, एसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है। डाइजेशन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो मुंह से। मुंह को क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में हमें क्या क्या पढ़ना है? 2 चीजें। एक हमें पढ़ना है टीथ यानी दांत के बारे में, और दूसरा हमें पढ़ना है ग्लैंड के बारे में। ग्लैंड, कौन से ग्लैंड? स्लाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवा को जनरेट करती है, सलाइवा को जनरेट करती है। इधर इतना क्लियर हो गया? ओके, अब तो शुरू करें, हम दांत के बारे में शुरू करें। ठीक, चलो हम दांत के बारे में शुरू करते हैं। यानी दांत। देखो, दांतों की स्टडी को हम ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांतों की स्टडी क्या कहते हैं? स्टडी को हम ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, दांतों की स्टडी को हम क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी। अभी जो दांत होता है, दांत के 3 लेयर होते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कौन कौन से लेयर होते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, तो चलो देखो भाई, दांतों की स्टडी हमने समझ लिया, ओडोंटोलॉजी कहलाती है। और मैंने बताया दांतों के 3 लेयर होते हैं। तो दिखाना ना, 1 मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। लेयर, लेयर कितने होते हैं? देखो, ये दांत दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। दांत को मैं थोड़ा सा घुमा लेता हूँ ऐसे, तो ये घूम गया। ठीक है, अब देखो इसका, अगर हम इस पार्ट को देखेंगे, ऊपर वाला सबसे पार्ट जो होता है, तो ये ऊपर वाला दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर का, इसे हम कहते हैं एनामेल। क्या कहते हैं? एनामेल, एनामेल। ठीक है, पहले मैं नाम समझा देता हूँ सारा। एनामेल, एनामेल के नीचे ये जो दिखाई दे रहा है येलो येलो कलर का, येलो कलर का, इसे हम कहते हैं डेंटाइन। डेंटाइन, क्या कहते हैं? डेंटाइन, डेंटाइन। और ये जो रेड वाला दिखाई दे रहा है, रेड वाला, इसे हम कहते हैं गम चेम्बर या चेम्बर। सीधा क्या याद रखना है? पल्प चेम्बर। नॉर्मली इसको तो पल्प चेम्बर कहते हैं, पल्प चेम्बर, चेम्बर, लेकिन हमें सिर्फ चेम्बर याद रखना है। ठीक है, तो दांतों के 3 लेयर कौन कौन से? सबसे ऊपरी पोर्शन इनामेल, इनामेल, उसके नीचे डेंटाइन, और उसके नीचे चेम्बर, चेम्बर। ये 3 याद रखो। कौन कौन से भाई? एनामेल, डेंटाइन, चेम्बर। एनामेल, डेंटाइन, चेम्बर। एनामेल, डेंटाइन, चेम्बर। और जो एनामेल है, एनामेल देखो, ये ऊपर वाला पूरा पोर्शन,
इसको कौन पकड़ के रखा हुआ है? ये है गम, गम यानी मसूड़ा, मसूड़ा, ठीक है, मसूड़ा, मसूड़ा। इतना क्लियर हुआ? तो दांतों के कितने लेयर? 3 लेयर। कौन कौन से? एनामेल, डेंटाइन, चेम्बर, एनामेल, डेंटाइन, चेम्बर, एनामेल, डेंटाइन, चेम्बर। अब देखो, ये जो एनामेल है ये कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से, ठीक है। एनामेल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। अब ये कैल्शियम फॉस्फेट के बहुत सारे क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट को हम हाइड्रो हाइड्रो क्या सुनाई नहीं दे रहा? ओके, मैं कह रहा हूं कि भाई ये जो एनामेल है, एनामेल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट होता है, जो मटेरियल होता है कैल्शियम फॉस्फेट, लेकिन कैल्शियम फॉस्फेट के कई सारे क्रिस्टलाइन लेयर से मिलकर ये बनता है। तो उस क्रिस्टलाइन लेयर को कहा जाता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी एपेटाइट, हाइड्रोक्सी एपेटाइट, एपेटाइट, ठीक है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टलाइन अरेंज्ड लेयर को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी एपेटाइट। बताओ, एनामेल, एनामेल किससे मिलकर बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से, कैल्शियम फॉस्फेट से। ये जो एनामेल है ये हमारे बॉडी का ना सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। हार्ड, देखो स्ट्रॉन्गेस्ट और हार्डेस्ट में फर्क होता है। जब स्ट्रॉन्गेस्ट की बात करेगा तो हमारे जो माउथ का ये मैंडिबुलर होता है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग हड्डी होती है, ठीक है। मैंडिबुलर की हड्डी सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, जॉ, लोअर जॉ वाली। लेकिन अगर हार्डेस्ट पार्ट कहेगा, बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है, तब ये एनामेल है, हार्डेस्ट पार्ट। अगर ये एनामेल किसी भी वजह से इसमें डिक्लाइमेंट हो गया या ये ऊपर से किसी तरीके से खराब हो गया, जैसे लोगों को क्या हो जाता है, खोड़रा हो जाता है ना, मतलब कि वो जो जम्स होते हैं, जम्स आ जाते हैं तो काला काला लग जाता है और इसमें होल हो जाता है। तो जैसे अगर ये इस पर जम्स लग गए और अगर इसको खा गए, तो बताओ क्या नीचे का डेंटाइन या पल्प किसी काम का रह जाएगा? नहीं, किसी काम का नहीं रह जाएगा, किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो इतना क्लियर हुआ? एनामेल किससे मिलकर बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से, कैल्शियम फॉस्फेट से। एनामेल के नीचे डेंटाइन, डेंटाइन के नीचे चैम्बर, डेंटाइन के नीचे चैम्बर। एनामेल को पकड़ के कौन रखता है? गम्स यानी मसूड़ा, गम्स यानी मसूड़ा, ठीक है, गम्स यानी मसूड़ा। अच्छा, ये जो एनामेल है, एनामेल में कैविटी कैसे होती है? तो जो लोग कहते हैं खुरदरा हो गया है, उसको हम क्या कहते हैं? कैविटी, कैविटी, है ना, कैविटी ब्लैक ब्लैक कलर का हो जाता है। तो कैविटी कैसे होता है? तो देखो, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने में बहुत सारे हमें एलिमेंट मिलते हैं, लेकिन अगर हमारे भोजन में फ्लोराइड या फ्लोरीन की मात्रा कम रही, तो फ्लोरीन की डिफिशियंसी की वजह से होती है कैविटी, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ फ्लोरीन। यहाँ लिख दूं, फ्लोरीन डिफिशियंसी, फ्लोरीन की कमी की वजह से। कैविटी किसकी वजह से होती है? फ्लोरीन की कमी की वजह से, फ्लोरीन की कमी की वजह से होती है कैविटी, कैविटी। तो अगर कैविटी, देखो और भी वजह होती है, जैसे कि लोग ब्रश नहीं करते हैं तो जो जम्स होते हैं, जम्स धीरे 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 हमारे दांतों में जो खाना लगा होता है उसको खाते हैं और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से धीरे 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 ये हमारा जो एनामेल है वो फीके होने लगता है और वो भी एक कैविटी का कारण हो जाता है। इसलिए खाने पीने के बाद हमें, देखो जब तक हम जाग रहे होते हैं हमारे मुंह में जो है ये स्लाइवरी ग्लैंड जो है वो अलग अलग तरीके के एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते रहते हैं जो हमारे मुंह के कीटाणु को मार देती हैं। लेकिन जैसे ही हम सोते हैं वो स्लाइवरी ग्लैंड एंजाइम्स को प्रोड्यूस करना बंद कर देती हैं और जो शरीर के हमारे मुंह के कीटाणु होते हैं वो हमारे दांतों को हार्म करने लगते हैं। इसीलिए रात को खाना खाने के बाद जैसे चॉकलेट खा लिया है या आइसक्रीम खा लिया है तो ब्रश कर लो या अच्छे से मुंह धुलकर ही सोना चाहिए, ठीक है। अभी मैं जब स्लाइवरी ग्लैंड पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा कि वो
कितने तरीके के म्यूलिन, टाइलिन, ये सब क्या होता है, कैसे कैसे वो काम करते हैं, सारे के सारे एंजाइम किस तरीके से हमारे मुंह के जो कीटाणु होते हैं उन्हें मारने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अभी इतना क्लियर हुआ। दांतों की कितने लेयर? 3। कौन कौन से? एनामेल, डेंटाइन, चेम्बर। एनामेल किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से। कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टलाइन लेयर को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी एपेटाइट। हाइड्रोक्सी एपेटाइट। कैविटी किसकी वजह से होती है? तो फ्लोरीन डेफिशिएंसी की वजह से। फ्लोरीन डेफिशिएंसी की वजह से। अब हम दांतों के बारे में कुछ और स्टडी करते हैं। दांतों के बारे में, जो दांत है ना, दांतों को मेनली 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, या 4 टाइप। कैटेगरी लिख दूं? कैटेगरी 4 होती है। कौन कौन सी 4 कैटेगरी होती है? देखो, कुछ दांत होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंसीजर। इंसीजर इंसीजर। कुछ दांत होते हैं जिन्हें हम कहते हैं केनाइन। केनाइन। कुछ दांतों को कहते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर। और कुछ दांत होते हैं उन्हें हम कहते हैं मोलर। मोलर। तो बताओ, दांतों के अगर कैटेगरी या टाइप बोलूं, टाइप्स कितने टाइप्स हैं? तो 4। कौन कौन से? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। लेयर कितने हो गए? तो लेयर 3। डेंटाइन, यहाँ लिख देता हूँ, डेंटाइन। डेंटाइन पहले कहा, एनामेल। एनामेल, डेंटाइन और चेम्बर। एनामेल, डेंटाइन और चेम्बर, ईडीसी। ठीक है, एनामेल, डेंटाइन और चेम्बर। अब ये समझे इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर क्या होता है। देखो, ये जो हमारे आगे के 4 दांत होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंसीजर। इंसीजर। ठीक है, इंसीजर के बाद जो ड्रैकुला वाले दांत होते हैं, ड्रैकुला वाले एक दांत, उन्हें हम कहते हैं, केनाइन। उन्हें हम केनाइन कहते हैं। उसके बाद हमें 3 दांत और हमारे पीछे मिलेंगे एक साइड में, और 3 दांत और एक साइड में, यानी 6 दांत जो हमारे होते हैं केनाइन के बाद, उसे हम कहते हैं प्रीमोलर। 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 3 नहीं, 2 ही रहते हैं। ठीक है, 2 दांत और मिलेंगे, उसे कहते हैं प्रीमोलर। 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 ठीक है, प्रीमोलर। उसके बाद 3 दांत आते हैं जिन्हें हम कहते हैं मोलर। ये मोलर। ठीक है, तो देखो, हमारे दांतों के 4 टाइप कौन कौन से हैं? पहले ये जो है इसे हम कहेंगे इंसीजर। इंसीजर। उसके बाद ये जो है इसे हम कहेंगे केनाइन। केनाइन। उसके बाद ये 2, उन्हें हम कहते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर। और ये जो है उसे हम कहते हैं मोलर। और मोलर में भी ये जो लास्ट वाला है इसे हम, जैसे मोलर में 3 हो गया ना, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर, तो ये है थर्ड मोलर। थर्ड मोलर को विजडम टीथ कहा जाता है। विजडम टीथ। विजडम टीथ मतलब अक्ल दंत। कहा जाता है कि जब इंसान को अक्ल आ जाती है, पहले टाइम पीरियड में ऐसा कहा जाता था कि इंसान को अक्ल 23-24 साल के बाद आती थी, तो ये थर्ड मोलर 23-24 साल के बाद ही निकलता है, तो इसे विजडम टीथ या अक्ल दंत कहा जाता है। ठीक है, विजडम टूथ। विजडम मतलब बुद्धिमत्ता, दिमाग वाला दांत। अगर जिसके पास दिमाग है तो वही कहा जाता है कि उसके पास ये दांत आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो देखो, हम देखेंगे कि अगर ऐसे, ये हमारा पूरा ऊपर का मैंने जबड़ा बना दिया, ऐसे ही हमारा नीचे का भी होता है। ये ऊपर का ऐसे कर दूं, जैसे ये ऐसे हो जाएगा एक ऊपर का, और एक ऐसे हो जाएगा नीचे का। ठीक है, तो जो फॉर्मेट ऊपर वाले जॉ में होगा, अपर जॉ में, अपर जॉ में, वही फॉर्मेट लोअर जॉ में भी होगा।
लोअर जॉ यानी नीचे के जबड़े में। ठीक है, तो देखो ऊपर वाले में हमें सबसे पहले क्या मिले, इंसीजर, फिर केनाइन, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर। ठीक है, प्रीमोलर और मोलर। अब इनका फॉर्मेट सेम टू सेम रहता है ऊपर नीचे का, तो हम क्या करते हैं, इस दांत के टाइप्स को ऐसे बीच से लाइन खींच देते हैं। ठीक है, ऐसे, और इनको काउंट करके एक इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। ठीक है, देखो फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, ये दो क्या है, इंसीजर, दो इंसीजर, एक केनाइन, दो प्रीमोलर और 3 मोलर, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। एक साइड के अगर हम इसको ऐड करेंगे 2 1 2 3 को, तो कितना आएगा, 8 दांत। तो दूसरे साइड के भी 8 दांत, उसी तरीके से नीचे के 8 एक साइड के और दूसरे साइड के भी 8। यानी अगर हम इस 8 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने दांत आ जाएंगे, 32 दांत, है ना, 32 दांत, 32 दांत। तो हमें पता होता है कि एक इंसान को 32 दांत होते हैं, एक इंसान के 32 दांत होते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं पूरी जिंदगी में एक इंसान के 50 दांत निकलते हैं, तब बोलोगे ये क्या बता रहे हो सर। अरे भाई निकलते हैं 50 दांत, मैं समझाता हूं। देखो पूरी लाइफ टाइम में एक इंसान के 50 दांत निकलते हैं, 50 दांत। इस 50 में से 20 दांत ऐसे हैं जो 2 बार निकलते हैं, और 12 दांत ऐसे हैं जो 1 बार निकलते हैं। ठीक है, 20 दांत ऐसे हैं जो 2 बार निकलते हैं, और 12 दांत ऐसे हैं जो 1 बार निकलते हैं। तो जो दांत 2 बार निकलते हैं, जो दांत 2 बार निकलते हैं, उन्हें हम डाइफियोडोंट कहते हैं। क्या कहेंगे, डाइफियोडोंट। देखो लिखता हूं, डाइफियोडोंट, डाइफियोडोंट। और जो दांत 1 बार निकलते हैं उन्हें हम कहते हैं मोनोफियोडोंट, मोनोफियोडोंट। ठीक है, मोनोफियोडोंट, डाइफियोडोंट और मोनोफियोडोंट। तो देखो हुए ना 50, 20 दूनी 40, 50 नहीं 52, सॉरी माय मिस्टेक, 52, 52 लाइफ टाइम में पूरे 52 दांत निकलते हैं, 52, जिसमें से 20 दांत 2 बार निकलते हैं और 12 दांत 1 बार। तो 20 दांत जो 2 बार निकलते हैं, 2 बार कैसे निकलेंगे, तो देखो बचपन में पहले जब बच्चा छोटा सा होता है, ठीक है, जैसे बच्चा है, तो देखो बहुत स्टाइल मारता है बच्चा। ठीक है, देखो ये छोटा सा है गोलू मोलू, क्या इसके कोई भी दांत दिख रहे हैं, नहीं, अभी इसके कोई भी दांत नहीं दिख रहे हैं। लेकिन जब ये 5 महीने या 6 महीने का होगा, तब इसके दांत आने शुरू हो जाएंगे, दांत आने शुरू हो जाएंगे। जब दांत आते हैं तो इसको देखो कौन कौन से दांत आते हैं। पहले बच्चों के अंदर जब दांत आते हैं तो सबसे पहले इसके आगे वाले दांत आएंगे। ठीक है, आगे वाले दांत आएंगे, आगे वाले दांत आएंगे। उसके बाद इनका जो केनाइन होता है, केनाइन केनाइन वो आता है। ठीक है, केनाइन आएगा, केनाइन आएगा। लेकिन बाद में इनका ये जो प्रीमोलर होता है ना, ये नहीं आएगा। तो मैं इसको ऐसे कट कर दे रहा हूं, ये नहीं आएगा प्रीमोलर। अभी कुछ टाइम तक इनको ये प्रीमोलर नहीं आएगा, लेकिन इनको चबाने के लिए, दाल रोटी खाने के लिए मोलर आ जाएगा, 2 मोलर आ जाएगा। लेकिन 3rd मोलर नहीं आएगा, क्योंकि 3rd मोलर बहुत बाद में आता है, बहुत बाद में आता है। फिर मैं इसको अगर ऐसे बीच से डिवाइड कर देता हूं, बीच से डिवाइड कर दूं, और बच्चों के केस में अगर मैं दांत का फॉर्मूला बनाऊं, तो बताओ देखो 2 इंसीजर, 1 केनाइन, क्या कोई प्रीमोलर है, नहीं, 0 प्रीमोलर और 2 मोलर। तो 2102 अपॉन 2102, ये एक बच्चे का फॉर्मूला होता है, चाइल्ड टीथ फॉर्मूला, ठीक है, बच्चे का फॉर्मूला होता है। बच्चा जब 5 से 6 महीने का होगा तो उसके पास कौन कौन से दांत आएंगे, उसके पास आएंगे इंसीजर, तभी ये क्या करेगा,
दूध पीते पीते अपनी मम्मी को काट लेगा जोर से और उसकी मम्मी मारेगी 2 झापड़, फिर आंख बंद करके रोने लगेगा एकदम से, है? तो इंसीजर आते हैं, केनाइन आते हैं, केनाइन आते हैं, लेकिन प्रीमोलर नहीं आता है, प्रीमोलर नहीं आता है। और मोलर में भी थर्ड मोलर नहीं आता है, थर्ड मोलर नहीं आता है। मोलर में भी 2 ही मोलर आते हैं। तो देखो बच्चों का फॉर्मूला क्या है, 2102 अपॉन 2102, 2102 अपॉन 2102। लेकिन यंग का फॉर्मूला क्या था, यंग का 2123 अपॉन 2123। ये एक नौजवान के दांत का फॉर्मूला है, यंग टिप्स फॉर्मूला। लेकिन मैं तो बात कर रहा था कि लाइफ टाइम में 52 दांत आते हैं, 52 में से 20 दांत ऐसे हैं जो 2 बार आते हैं। अच्छा 2 बार कौन से आते हैं, तो इसमें देखो, इसमें हमको दिखाई दे रहा है कि भाई ये जो इंसीजर है, केनाइन है और प्रीमोलर है, ठीक है। इंसीजर, केनाइन और प्रीमोलर, इनको अगर मैं काउंट करूं, देखो ये थर्ड मोलर तो बहुत बाद में आता है, थर्ड मोलर बहुत बाद में आता है, समझा, थर्ड मोलर बहुत बाद में आता है। उसके बाद थर्ड मोलर अगर हम यहाँ देखेंगे तो एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, ऐसे ही नीचे एक, नीचे भी 2 हो जाएगा, यानी ऊपर नीचे को मिला करके 4 हो जाएंगे। सिंपल भाषा में समझो, 20 दांत कौन से होते हैं, दूध का दांत सुना है, दूध का दांत, दूध का दांत, क्या लिख रहा हूं, तात नहीं जी, दांत, दूध का दांत सुना होगा ना बचपन में, ये दूध के दांत है, ये तो अभी आए हैं और ये टूट जाएंगे। तो बचपन में 20 दांत ऐसे होते हैं, कौन कौन से 20, तो इंसीजर, केनाइन और प्रीमोलर। देखो इंसीजर, केनाइन और प्रीमोलर। इंसीजर कितना होते हैं, 2, केनाइन 1 और प्रीमोलर 2, यानी कितना हो गया, 5। 5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करूं तो टोटल 20। 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया, तो जैसे मैंने बताया था ये होता है इंसीजर, फिर से मुझे दांत बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो इंसीजर, उसके बाद एक केनाइन, ठीक है, फिर ये मोलर और भी बना दू, केनाइन, केनाइन, मोलर, प्रीमोलर और फिर ये मोलर, ठीक है, मोलर। अब देखो इसको बीच से ऐसे डिवाइड कर दो, इसमें देखो ये जो 2 इंसीजर है ये टूटते हैं, केनाइन है ये टूटता है और ये प्रीमोलर है ये टूटता है, यानी 2 1 2, यानी 2 1 3 2 5, तो 5, ऐसे ही इधर भी 5, नीचे भी 5 5, यानी टोटल 20 दांत ऐसे है जो निकलते हैं, फिर टूट जाते हैं और फिर से निकलते हैं। तो इन्हीं 20 दांतों को हम डाइफियोडोंट कहते हैं, डाइफियोडोंट। तो एक इंसान की जिंदगी में अगर हम टोटल काउंट करें तो कितने दांत हो जाएंगे, 52 दांत। और जब ये दोबारा टूट करके आते हैं तो फिर ये टूटते नहीं है, और अगर गलती से किसी ने मुक्का मार दिया मुंह पर और टूट गए तो समझ लो फिर आने वाले नहीं है। बाकी ये जो मोलर्स होते हैं, मोलर्स ये एक ही बार निकलते हैं। मोलर्स कितनी बार निकलते हैं, एक ही बार। तो देखो कितना हो गया, 3, तो 3 चौका 12, क्योंकि 3 इधर 6, यानी 6 ऊपर के और 6 नीचे के, तो 12 दांत हैं जो लाइफ में एक ही बार निकलते हैं। अगर ये टूट गए गलती से, ये टूट गए गलती से, तब समझ लो तुम्हें भैंस का दांत लगवाना पड़ेगा। भैंस मतलब किसी किसी का मुंह भैंस की तरह होता है बड़ा बड़ा, तो उनमें बड़ा दांत लगता है, समझा। हाँ, तो बताओ एक इंसान की जिंदगी में टोटल कितने दांत आते हैं, 52 दांत। 20 दांत 2 बार आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, डाइपियोडोंट, और 12 दांत एक बार आते हैं, उन्हें मोनोपियोडोंट। दांतों को कितने टाइप, 4, कौन कौन से, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर कितने, ये फॉर्मूला याद रखने का, ये फॉर्मूला, 2, केनाइन 1, प्रीमोलर 2, मोलर 3, टोटल 8, मल्टीप्लाई बाई
4 टोटल 32। समझा? 2123 किसका फॉर्मूला है? 2123 नौजवान के दांत का फॉर्मूला है। लेकिन 2102 हाँ लिखा था मैंने यहाँ 2102 किसका फॉर्मूला है? बच्चों के दांत का फॉर्मूला है। बच्चों के दांत का फॉर्मूला है। इतना क्लियर हुआ? ओके ओके। दांत लगभग अगर हम बात करें तो 12 से 14 की उम्र में टूटना शुरू हो जाते हैं, जो दूध वाले दांत होते हैं। ठीक है? ओके। थर्ड मोलर को अभी देखो। अच्छा, अब ये जो फंक्शन इनके समझ लेते हैं, जो केनाइन है या इंसीजर है, इन सबका फंक्शन समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है? पहले मैं यहाँ पर वो दांतों को बना देता हूँ ताकि मैं इनका फंक्शन समझा सकूं। देखो बताओ ये क्या है? इंसीजर, ये केनाइन, ये प्रीमोलर, और ये मोलर। ठीक है? मोलर। देखो ये जो इंसीजर होते हैं, इंसीजर का काम होता है काटने का। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर। ठीक है? तो 1 नंबर क्या है? इंसीजर। इंसीजर का काम होता है काटने का। ये काटने के काम आते हैं। जैसे सेब लिया तो सेब को किससे काटोगे? इंसीजर से। अमरूद को इंसीजर से। ठीक है? ऐसे काटने के काम आते हैं। उसके बाद जो केनाइन होता है, केनाइन, केनाइन, केनाइन का काम होता है फाड़ने का। फाड़ने का। जैसे अगर तुमको शैम्पू की पैकेट दे दी जाए तो किससे फाड़ोगे? इंसीजर से नहीं, केनाइन है ना, कोने में रख के कैसे फाड़ देते हैं। तो फाड़ने का काम, या दूध का पैकेट फाड़ने का काम केनाइन करती है, केनाइन। बाकी जो प्रीमोलर और मोलर हैं, तीसरा और चौथा, प्रीमोलर और जो मोलर है, इनका काम होता है चबाने का। ठीक है? चबाने का। चबाने का काम कौन करती हैं? प्रीमोलर और मोलर, प्रीमोलर और मोलर, प्रीमोलर और मोलर। क्या क्लियर हुआ? ओके, ओके। अब ना कभी कभी पूछता है कि इन दांतों को और क्या क्या कहते हैं। देखो ये जो हमारा इंसीजर है ना, इंसीजर, इंसीजर ठीक हमारे नाक के नीचे पाया जाता है। अपने अपने नाक पर हाथ रखो और अपने इंसीजर को टच करो। देखो सीधा ऐसे लाइन नीचे लाओ तो तुम्हारे नाक के नीचे आएगा, नीचे आएगा। तो ये नाक के नीचे पाया जाता है, इसलिए इसे नोज टिथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नोज टिथ, नोज टिथ। और केनाइन के ऊपर जाओ, केनाइन हमारे आंखों के नीचे आता है, इसलिए इसे आई टिथ कहा जाता है। आई टिथ। केनाइन कहाँ आता है? हमारे आंखों के नीचे, इसलिए इसे आई टिथ भी कहा जाता है। उसके बाद जो प्रीमोलर है, प्रीमोलर हमारे गालों के पास आता है, गाल गाल गाल, इसलिए इसे चिक टीथ कहा जाता है। चिक टीथ। ठीक है? चिक टीथ, चिक टीथ, चिक टीथ। और जो मोलर है, मोलर में थर्ड मोलर को विजडम टीथ कहा जाता है। थर्ड मोलर को क्या कहते हैं? विजडम टीथ। मोलर में थर्ड मोलर को विजडम टीथ कहा जाता है, विजडम टीथ कहा जाता है। ठीक है? विजडम टीथ कहा जाता है। ओके? अच्छा, अब एक बात याद रखने वाली है कि ये जो केनाइन है ना, केनाइन, ये मांसाहारी जानवरों में ज्यादा बड़े पाए जाते हैं। मांसाहारी, मांसाहारी जानवरों में ज्यादा बड़े पाए जाते हैं। मांसाहारी को क्या कहते हैं? कार्निवोरस, कार्निवोरस, कार्निवोरस एनिमल्स में ज्यादा बड़े पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मांस को फाड़ना रहता है, मांस को फाड़ना। इसलिए शेर का देखा है, शेर का दांत दिखाता हूँ। देखो जो शेर है, अगर शेर तुम्हें पकड़ ले तो क्या करेगा? पहले वो तुम्हें फाड़ेगा, धीरे धीरे अपने इस केनाइन से क्या करेगा? वो फाड़ेगा।
है ना, फाड़ के फिर उसका मांस खाता है। तो इसमें भी ये क्या है, ये इंसीजर है, और बाकी ये जो दिखाई दे रहा है ये इंसीजर है और ये केनाइन है, केनाइन। तो ये केनाइन मांसाहारी जानवरों में बड़े होते हैं। तो कई बार ये आता है कि इंसान मांसाहारी है या शाकाहारी, तो भाई इंसान के अंदर हमें दोनों दांत देखने को मिलता है, केनाइन भी है और ये हमारा इंसीजर भी है। वैसे ही मांसाहारी में भी देखने को मिलता है, लेकिन शेर तो शाकाहारी घास फूस खा के रह नहीं सकता, लेकिन इंसान की बनावट ऐसी है कि वो उसे अगर मांस मिले तो मांस भी खा सकता है और घास फूस मिले तो घास फूस भी खा सकता है। घास फूस मतलब वही सब्जी, शाकाहारी भोजन, समझ में? तो मांसाहारी या शाकाहारी का इतना कहीं डिस्प्यूट नहीं करना चाहिए, तो देख लेना चाहिए कि हमारी शारीरिक बनावट कैसी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, ओके। तो बताओ कैनाइन किस जानवरों में ज्यादा बड़े होते हैं? मांसाहारी। अच्छा, कभी ये सोचा है ये जो ये होते हैं हाथी होते हैं, हाथी का बाहर निकला हुआ दांत ये क्या है? केनाइन है या इंसीजर है? मैं दिखा देता हूँ, बताओ क्या लगता है तुम्हें, केनाइन या इंसीजर? तो देखो हाथी का ये जो दांत है ना, ये इंसीजर है, ठीक है, इंसीजर, केनाइन नहीं है, इंसीजर। अभी मैंने बताया कि केनाइन मांसाहारी जानवरों में ज्यादा पाया जाता है, ज्यादा बड़ा पाया जाता है मांसाहारी जानवरों में। तो क्या हाथी किसी जानवर को फाड़ता है? नहीं, वो शाकाहारी जानवर है भाई, तो कहां से उसके अंदर एक केनाइन होगा? देखो हाथी के खाने के ये दांत होते हैं सारे के सारे, यहाँ पर भी होता है उसका इंसीजर, लेकिन दो इंसीजर जैसे चार होते हैं ऐसे हमारे, तो यही हाथी के ये इंसीजर बाहर आ जाते हैं और टस्क का फॉर्म ले लेते हैं, ताकि ये लड़ाई में अपनी सुरक्षा कर सके, ठीक है, अपनी सुरक्षा कर सके। तो हाथी के दांत क्या है? हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, यानी वो इंसीजर है, केनाइन मत मारना, इंसीजर है, केनाइन नहीं है। अच्छा, पंछियों में यही जो इंसीजर होता है ना, इंसीजर, वो चोंच बन जाता है, समझ में आया? यही मिल करके क्या बन जाता है? चोंच, चोंच। तो पंछी में जो चोंच होता है वो क्या होता है? इंसीजर होता है या केनाइन? तो पंछियों में ये इंसीजर ही होता है, उनका चोंच इंसीजर होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाथी में इंसीजर, पंछियों में इंसीजर, हाथी में इंसीजर, पंछियों में इंसीजर। शेर में केनाइन, शेर में बड़े होते हैं केनाइन। किसी भी कुत्ते में केनाइन, किसी भी मांसाहारी में केनाइन, किसी भी मांसाहारी में केनाइन। छोटे बच्चों में जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या उसके अंदर कोई दांत होते हैं? पहले नहीं, लेकिन कुछ टाइम बाद दांत निकलते हैं। कौन कौन से? 2102, 2 इंसीजर, 1 केनाइन, 0 प्रीमोलर और 2 मोलर। देखो यहाँ सवाल पूछता है जैसे कि deficiency of fluoride leads to which one of the following health problem? Tooth caries, molting of tooth, bending of bones, stiffening of joints। तो ये चारों गलत है, ये चारों में से 3 गलत है और ये पहला सही है। टूथ कैरीज मतलब वही कैविटी, दांतों में क्षरण। अब जब दांत टूटते हैं तो मैंने बताया था 4 दांत टूटते हैं, कौन कौन से? तो 2 हमारे इंसीजर प्लस 1 केनाइन और 2 प्रीमोलर, यानी इनको मिलाएंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू ऊपर नीचे मिला के 20। तो देखो यहाँ से ये टूट गया है, फिर ये टूट जाएगा, उसके बाद ये टूट जाएगा, और नीचे का ये सब देखो टूट के निकला हुआ है, समझ में आया? तो जो 20 दांत 2 बार टूट के निकलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डाइपियोडोंट। और एक बार 12 दांत निकलते हैं उसे हम मोनोफियोडोंट कहते हैं। तो दांतों के बारे में कंप्लीट समझ में आ गया। थर्ड मोलर को क्या कहा जाता है? विजडम टीथ। एक इंसान की जिंदगी में टोटल कितने दांत आते हैं? 52। अगर इतना सब कुछ समझ गया है तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, और बाकी की स्टोरी हम ग्लैंड के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। ओके।